चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने एल्कीन का प्रिपरेशन देख लिया था, क्या क्या प्रोसेस देखे थे एक बार बताना मुझे। 4 मेथड से बनाए थे शायद, है ना। एल्कीन को हमने 4 मेथड से बनाया था। पहला था अल्काइन की हेल्प से, नाम था प्रोसेस का रिडक्शन, या टू बी मोर प्रिसाइज अपन ने क्या नाम दिया था, पार्शियल रिडक्शन, है ना। पार्शियल रिडक्शन करवाए थे अल्काइन का, लिंडलार्स और बर्च रिडक्शन, सिस या ट्रांस चाहिए तो, ठीक है। सेकेंड मेथड था फ्रॉम अल्किल हालाइड, जिसको अपन आरएक्स से डिनोट करते हैं। प्रोसेस का नाम था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हम अपने अल्किल हालाइड में से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को रिमूव करते हैं तो एल्कीन बन जाएगा। सेम काम हमने अल्कोहल में भी किया था, जिसमें हमने पानी रिमूव किया था। प्रोसेस का नाम था डिहाइड्रेशन, HNOH, ठीक है। और एक था जिसमें अपने यूज किया था विसिनल डाइहालाइड। विसिनल डाइहालाइड यूज किए थे क्या, यानी कि ऐसा डाइहालाइड यानी कि 2 हैलोजन होंगे उसके पास, पर वो दोनों हैलोजन आजू बाजू वाले कार्बन पे है, उसको बोलते हैं विसिनल, विसिनिटी, नेबर, ठीक है। तो तभी मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जेम करके भी एक वर्ड होता है, जेमिनल, जहां पर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन होते, तो हम जेम डाइहालाइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जेम डाइहालाइड। अब इसको बोल रहे हैं विस या विसिनल डाइहालाइड। यहां पर भी अपन ने डीहैलोजिनेशन किया था, मतलब सब में हम कुछ ना कुछ रिमूव ही कर रहे थे। डीहैलोजिनेशन जिंक के प्रेजेंस में, डिहाइड्रेशन एसिड के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है। और इसके तो अलग से नाम ही लिखे थे, लिंडलार्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन, ठीक है। इतने मेथड से हमने एल्कीन बनाया था, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हैंड डाल दिए थे ना प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग एल्केन जैसी ही है कि ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। इनके भी शुरू के मेंबर्स गैस हैं, बीच के मेंबर लिक्विड है, हायर मेंबर सॉलिड्स है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही था कि जैसे जैसे हायर मेंबर में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे एल्केन में था। ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे एल्केन में था। तो एल्केन की जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है वैसे ही हम यहां पर भी चला लेंगे, ठीक है। पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे एल्केन भी नहीं हो रहे थे, ये भी नहीं होंगे। दे विल ऑल्सो नीड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू गेट डिसॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे फर्स्ट लिखना है इसमें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका। जैसे हमने एल्केन में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे इसमें क्या होता है, एडिशन, ठीक है। और एडिशन किस चीज का होता है तो ध्यान से समझना। देखो हमारी एल्कीन में होता क्या है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। both the carbons are sp2 hybridized, both the carbons are sp2 hybridized। इसका मतलब ये होता है कि दोनों कार्बन के 3 जो ऑर्बिटल्स है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस फैशन में, ये एक कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये रहा दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इनके पास अभी भी एक p बचा है ना, एक p बचा है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो रहा ये वाला p जो फुल p है। ये लोग तो sp बन गए हैं, इसलिए ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, बट इसके दोनों लोब बराबर होंगे क्योंकि ये तो प्योर p है। ये s और p मिले हैं तभी ये वाला साइज ऐसा हो गया इनका, और ऐसे 3 मिले इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल प्लेनार और बन गए 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनके बीच में बन गई सिग्मा बॉन्ड, ये लोग हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड कर लेंगे, बचा ये वाला अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, तो ये आपस में क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है, पर बॉन्ड एक ही है, वो डबल बॉन्ड एक ही बोला जाता है ना। ऐसा नहीं कि ये भी डबल बॉन्ड ये भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी पाई बॉन्ड ये भी पाई बॉन्ड, फिर तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी, समझ रहे हैं क्या। क्योंकि p ऑर्बिटल ऊपर नीचे दोनों है, प्लेन के ऊपर भी है प्लेन के नीचे भी है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी रहता है। अब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल नाम का हमारा रिएक्टिंग स्पीशीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, उसको जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां जाकर वो अटैक करेगा,
जैसे न्यूक्लियोफाइल उल्टा है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखेगी वहां जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वहां इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तभी तो नाम पड़ा ना इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे तब तो इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होंगे, तो ये आकर के अपने डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पर ऐड हो जाते हैं। तो जो एडिशन रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब तक देखिए हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं चैप्टर में, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए थे एल्केन की प्रॉपर्टी में, और अभी प्रिपरेशन करते वक्त ये सभी आपके एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? एलिमिनेशन, जहां पर हमने एक में हाइड्रोजन हालाइड एलिमिनेट किया, एक में वाटर एलिमिनेट किया, एक में हमने हैलोजन एलिमिनेट किया। तो तीनों में देखो डिफरेंस होता है, तीनों रिएक्शन में फर्क है। मैं तीनों का एक एग्जांपल लिखा, समझना तीनों में फर्क क्या है। CH4 में Cl2 को जब अपन रिएक्ट करवाए तो बना CH3Cl प्लस HCl, एक रिएक्शन ये हुआ। C2H5OH में जब हमने कंसंट्रेटेड एसिड डाल करके हीट किया तो वाटर रिमूव हो गया और मिला हमें एल्कीन, वाटर के रिमूवल से। और थर्ड जो अभी अपन पढ़ने वाले एडिशन रिएक्शन, जो कि उसका एक एग्जांपल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल्कीन से एल्केन कैसे बनाए थे, अल्काइन से एल्कीन कैसे बनाए थे, हाइड्रोजन ऐड करा के। तो C2H4 में 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो बन गया C2H6। तीनों रिएक्शन में कुछ फर्क समझ में आ रहा है आपको? पहला वाला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है एडिशन। समझ रहे हैं क्या? इसमें क्या हुआ है, कोई और एक स्पीशीज था जिसने पुराने एटम को हटाया और उसकी जगह ली, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें हमने और कोई स्पीशीज नहीं लिया है, जो है उस मॉलिक्यूल से ही हो रहा है, पर उस मॉलिक्यूल में कुछ ऐड नहीं हुआ ना, उसकी जगह कोई किसी ने ली, बस उससे अपन एक कोई छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा दिए। जैसे अपन ने वो तीनों रिएक्शन में एक जगह HX रिमूव करवाया, HX मतलब HCl या HBr या HI। एक में हमने वाटर रिमूव कराया, वो भी एक छोटा मॉलिक्यूल है, एक में हमने X2 रिमूव करवाया, हैलोजन। तो तीनों ही हमारे छोटे मॉलिक्यूल थे जिसका क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। करेक्ट? इसमें HX का एलिमिनेशन हुआ, इसमें H2O का एलिमिनेशन हुआ, और इसमें आपका X2 का एलिमिनेशन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को अपन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड में क्या हो रहा है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, आपने देखा इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, जो भी एडिंग मॉलिक्यूल आया वो हमारे सबस्ट्रेट में ऐड हो जाएगा। सबस्ट्रेट मतलब ये सबको सबस्ट्रेट कहते हैं, जो रिएक्शन, जिसका रिएक्शन हमें करवाना है वो कहलाता है सबस्ट्रेट। जो आके उन पे अटैक कर रहा है वो कहलाता है अटैकिंग रिएजेंट। बीच में कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन जैसे इंटरमीडिएट बनते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इनटू फाइनली प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता, जो भी आने वाला है वो ऐड हो जाता डायरेक्टली। समझ रहे हैं क्या? नो बाई प्रोडक्ट्स इन एडिशन रिएक्शन। तो तीनों देख करके समझ जाएंगे ना कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा एलिमिनेशन है, कौन सा एडिशन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट एडिशन रिएक्शन लिखते हैं। इसमें फर्स्ट दे दियो, इसमें ए करके लिखना, ए। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन मतलब वही H2, डाइहाइड्रोजन, इसमें हाइफन डाल के लिखो। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, addition of dihydrogen to unsaturated hydrocarbons, addition of dihydrogen to unsaturated hydrocarbons in presence of a catalyst, in presence of a catalyst such as nickel, Ni, Pd, palladium, platinum, etc. to form alkanes, to form alkanes, to form alkanes is called catalytic hydrogenation, is called catalytic, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, एग्जांपल वही लिख लो जो अपन ने पीछे प्रिपरेशन में भी लिखा था। इथीन लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं,
इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, और हमें मिल जाएगा इथेन, विल गेट इथेन। ये अपन रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े ये रिएक्शन को? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन था, अब यहां उसकी प्रॉपर्टी बन गया है, किसकी? एल्कीन की। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड लिखना। सेकेंड एडिशन ऑफ हैलोजन, बी, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एडिशन करवाएंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन। हाइफन डाल के लिखो, हैलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन, हैलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन, halogens such as chlorine and bromine readily add to alkenes, halogens such as chlorine and bromine readily adds to alkenes to form vicinal dihalides, to form vicinal dihalides, vicinal अभी पढ़े थे ना आजू बाजू वाले में, to form vicinal dihalides। एल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना अपन, तो एल्कीन का रिएक्शन क्यों करवाएंगे? ठीक है, तो हैलोजन सच एज क्लोरीन और ब्रोमीन रेडिली ऐड टू एल्कीन्स टू फॉर्म विसिनल डाइहालाइड्स। ठीक है, एग्जांपल इसी को ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हैलोजन ले लीजिए, Cl2 क्लोरीन ऐड करवाते हैं, और यहां पर ऊपर CCl4 लिख देना ना, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाला है, और आपको मिलेगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों में क्या लग जाएगा? एक एक क्लोरीन। मतलब देखो, जो भी एडिंग मॉलिक्यूल होता है ना, वो डबल बॉन्ड कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक तू रख एक मैं रखूंगा, ऐसा टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, समझ रहे हैं क्या? और वो उनके बीच की बॉन्ड हट जाती है, क्योंकि देखो बॉन्ड हटी है तो दोनों का नुकसान हुआ है ना, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वो एडिशन मॉलिक्यूल, ताकि सबके 4 बॉन्ड अभी भी बनी रहे। ठीक है, तो ये हो गया एक। इसका रिएक्शन और लिखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ब्रोमीन भी ऐड करवाना, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पे बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2, ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, इसमें नीचे लिखना, एक लाइन लिखो नीचे, ये सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग लिखना नीचे। During the addition of bromine to alkenes, during the addition of bromine to alkenes, during the addition of bromine to alkenes, comma, the orange red color of bromine, the orange red color of bromine, the orange red color of bromine is discharged, is discharged, या आप ये भी लिख सकते हो कि इट डीकलराइजेस। ठीक है, इज डिस्चार्ज्ड since the dibromide formed is colorless, since the dibromide formed is colorless, since the dibromide formed is colorless, full stop. This is used as a test for unsaturation, this is used as a test for unsaturation, test for unsaturation। इसका मीनिंग हुआ, देखो समझो कि अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कंटेनिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप ब्रोमीन वाटर की हेल्प से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन इथेन एंड इथीन, है ना, हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन इथेन एंड इथीन। तो आप दोनों में ब्रोमीन वाटर ऐड करिए, इथीन उस ब्रोमीन वाटर का कलर को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, तो समझ जाएंगे कि ये इथीन है, ये वाला इथेन है। इसमें लिखा अपन है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्यों लिखे, सैचुरेशन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सैचुरेशन में कुछ कलर चेंज नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कलर रिमूव हो जा रहा है, तो वो अनसैचुरेशन को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए नाम है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, चलिए सी लिखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड, HX क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में? HX, H फॉर हाइड्रोजन, X फॉर हालाइड, हाइड्रोजन हालाइड। ठीक है, इसमें लिखना
Alkenes react with hydrogen halides. Alkenes react with hydrogen halides to form monohaloalkanes. To form monohaloalkanes. 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 ठीक है, रिएक्शन लिख लो इसका. ये 3 लिख दिया गलती से. ठीक है, ऐसा कुछ ऐड हो जाएगा. हर बार वही हुआ है ना, एक एक दोनों को चला गया है. ठीक है, नीचे लिखना. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl. इसका कोई मुझे रीजन बताएगा? कल भी हमने इस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा था. The size of the atoms. हाँ, I सबसे बड़ा है तो उसके कारण बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड लेंथ बड़ी तो स्ट्रेंथ कम, स्ट्रेंथ कम तो इजीली निकल जाएगा. मैंने लिखवाया भी था कि आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. जितना जल्दी ये निकलेगा उतना जल्दी ऐड होगा ना. ये लेट से निकलेगा तो लेट ऐड होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस. मतलब इथीन में मैं तीनों को ऐड कराऊंगा तो सबसे पहले किसका एडिशन हो जाएगा? आयोडीन का. ठीक है, ओके. नीचे एक लाइन लिखो. If the alkenes are unsymmetrical, if the alkenes are unsymmetrical, if the alkenes are unsymmetrical, two products are theoretically possible. Two products are theoretically possible. Two products are theoretically possible. Unsymmetrical का मतलब समझना पहले. अब तक अपन जो भी एडिशन करवा रहे थे उसके लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था? इथीन. ठीक है, पर अगर प्रोपीन होता तो इसको कहते हैं अपन अनसिमेट्रिकल एल्कीन. मतलब जब आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो वो सिमेट्रिकल, और अगर बॉन्ड को तोड़ने पर नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ अनइक्वल है तो वो अनसिमेट्रिकल. ठीक है, जैसे ब्यूट टू इन भी अगर मैं बनाता हूं ब्यूट टू इन तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों में देखो, अगर मैं HCl ऐड कराता हूं, इन दोनों में अगर मैं HCl ऐड कराता हूं तो कैसे भी ऐड कराऊं, मैं H को इधर दूं, Cl को इधर दूं, या Cl को इधर दूं, H को इधर दूं, फर्क नहीं पड़ेगा, नाम दोनों का सेम होगा. दैट इज क्लोरोइथेन. नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोइथेन. आप यहां भी लगाओ तो भी उसका नाम क्लोरोइथेन ही रहेगा. ठीक है, आपने इसमें अगर एडिशन कराया तो Cl मान लो आपने यहां लगाया तो क्या मिलेगा आपको? C, यहां पर Cl, ये ऐसा. या फिर अगर आपने Cl यहां पर लगाया तो H उधर लगाओगे तो उस केस में आपको मिलेगा कुछ ये. दोनों का नाम सेम है, 2-क्लोरोब्यूटेन. नाम दोनों का सेम है, 2-क्लोरोब्यूटेन. बट यहां पे दिक्कत होगी. यहां अगर आप HCl ऐड करा रहे हो तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है. अगर H बीच में गया Cl कॉर्नर पे तो कंपाउंड बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर Cl बीच में गया, H कॉर्नर पे गया तो आपको मिलेगा 2-क्लोरोप्रोपेन. मतलब यहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है. किसमें? एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में. एम आई क्लियर? कल इस टाइप का अपन एक रिएक्शन और देखे थे ना, मेजर माइनर किए थे. एलिमिनेशन में ही देखा था हमने कि अगर दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो उसके लिए अपन एक रूल भी लिखे थे जिसका नाम था सेटजेप रूल, है ना. उससे अपन डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो ऐसे यहां पर भी एडिशन के कुछ रूल होते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एडिशन में प्रोडक्ट क्या आएगा. ठीक है, तो क्या लिखा अभी आपने? व्हेन द एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, टू प्रोडक्ट्स आर थियोरेटिकली पॉसिबल. एग्जांपल नीचे लिखते हैं. एडिशन ऑफ HBr, addition of HBr to propene
एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन द डार्क कंडीशन, देखो in the dark and in the absence of peroxides, and in the absence of peroxide, in the dark and in the absence of peroxide, give two products, give two products, हाइफन डाल के दोनों का नाम लिख लेते हैं, 1 bromopropane and 2 bromopropane, 1 bromopropane and 2 bromopropane, but the major product is 2 bromopropane, but the major product is 2 bromopropane, but the major product is 2 bromopropane, major product is 2 bromopropane। पहले रिएक्शन लिख लो, फिर अपन समझते हैं कि क्यों मेजर आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन हुआ है। ऐड करने के बाद भाई डबल बॉन्ड हटा देना है ना, एडिशन हो चुका है तो अब डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगी दोनों के बीच में, बॉन्ड सिंगल हो जाएगी। ये आपका हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ब्रैकेट में लिख देना मेजर, एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन ब्रैकेट में माइनर। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि रिएक्शन डार्क में हो रहा है और हमने कोई पेरोक्साइड नहीं लिया है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसलिए लिखे अपन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, अब नीचे लिखना द अबव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, द अबव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू, द अबव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, Markovnikov's rule. The above product is formed according to Markovnikov's rule, which states that, इसका मीनिंग, इसका स्टेटमेंट लिखना, जैसे शेट्जेफ रूल था वैसे मार्कोनिकॉफ रूल, which states that the addition of unsymmetrical reagent, the addition of अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देखो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी तो हो सकता है ना कि ऐड हो तो आपका ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट बने। मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल प्रोडक्ट होता तो ये चीज नहीं आती, ध्यान देना इधर। अगर यही प्रोपीन में जो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो है, पर अगर इसमें मैं क्लोरीन ऐड करता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दोनों जगह क्लोरीन ही जाना है, इधर भी क्लोरीन जाता इधर भी क्लोरीन जाता, तो कोई नाम में दिक्कत नहीं आती, दोनों का नाम सेम होता, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। समझे मैंने क्या बोला? भले आपका एल्कीन यहां पर अनसिमेट्रिकल है, पर अगर एडिंग मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो दिक्कत नहीं है, पर अगर एडिंग मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल है तो दिक्कत है। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब समझ गए ना, जिसमें दोनों जो एटम है वो अलग अलग है। जैसे H2 का एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, X2 के एडिशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट HX के एडिशन में दिक्कत होगी। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन occurs in such a way that, occurs in such a way that, occurs in such a way that the negative part of the adding molecule, the negative part of the adding molecule, the negative part of the adding molecule goes to that carbon, goes to that carbon, the negative part of the adding molecule, यहां negative part क्या हो जाएगा? Br, negative part of the molecule, adding molecule goes to that carbon atom of the double bond
goes to that carbon atom of the double bond which carries lesser number of hydrogen atom, which carries lesser number of hydrogen atoms, which carries lesser number of hydrogen atom. देखो यहां वही हुआ है, ये दोनों है जिसमें एडिशन होने वाला है, ये दोनों तो कार्बन है ना जिसमें डबल बॉन्ड है, वही वहीं पे एडिशन होने वाला है। किसके पास हाइड्रोजन कम है? बीच वाले के पास। तो हमारा नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। ठीक है, तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलो नीचे लाइन में लिखना। ऐसा होता कि उसका ना एक मैकेनिज्म लिख लेना नीचे। मान लीजिए आपके पास प्रोटीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हम दोनों प्रोसेस करवाते हैं, ध्यान देना यहां पर। मान लेते हैं हमारा जो H प्लस है ना, पहले ऐड हो रहा है, ये अपन कार्बन नंबर 1 देते हैं, इसको कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले जो हमारा H प्लस है, H प्लस अटैक्स ऑन C1। कहां गया वो? C1 कार्बन पर अटैक किया उसने। तो क्या होगा इससे? देखो यहां पर तो एक H ऐड हो जाएगा, कहां पर? कॉर्नर वाले कार्बन पर। बट बीच वाले कार्बन का क्या होगा? उस पर तो अभी कुछ ऐड नहीं हुआ है, उसका नुकसान हुआ ना भाई, डबल बॉन्ड तो हट गई बीच से, क्योंकि ये कार्बन 5-5 बॉन्ड थोड़ा बना लेगा। जैसे ही ये प्रोटॉन आकर के इस कॉर्नर वाले कार्बन को अटैक करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? अभी उसका नुकसान हुआ इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब वो वेट कर रहा है कि कोई आकर के मेरे पास जुड़ेगा तो मैं भी 4 बॉन्ड बना लूंगा, तो अभी वो प्लस पे है। ठीक है, पर अगर यही चीज बीच वाले कार्बन पे हुई होती कि H प्लस कहां अटैक कर रहा होता? बीच वाले में, यानी कि ऑन C2, तो क्या होता? यहां ऐसा होता, अरे बीच वाले में आके ऐड हो गया ना, वो बॉन्ड सिंगल हो जाती। और अब नुकसान किसका हुआ है? लास्ट वाले का। तो पॉजिटिव चार्ज कहां होता? लास्ट वाले में। तो ये एक तरह का 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कम होगा। तो अगर ये ज्यादा बनेंगे तो Br नेगेटिव कहां क्या अटैक करेगा? इनमें ज्यादा। ये ज्यादा बन रहे हैं ना, ये इनका मेजोरिटी है, ये माइनॉरिटी में है। इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जहां पे ब्रोमीन कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये वाला बना लो। यहां आगे रिएक्शन में और भी लिखना, Br नेगेटिव आएगा और बीच वाले कार्बन पर आके ऐड हो जाएगा। यहां भी Br नेगेटिव आएगा और साइड वाले कार्बन पर आकर के ऐड हो जाएगा। ये कम क्वांटिटी में बन रहा है तो माइनर, ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो ये मेजर। इसका रीजन अपन नीचे लिख देंगे, पहले आप ये लिख लो बस इतना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना, एक कार्बोकैटायन में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। कार्बोकैटायन सेम ऑर्डर फ्री रेडिकल में भी होता है, सेम ऑर्डर फ्री रेडिकल में भी होता है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2, मोर स्टेबल देन 1। बट कार्बो एनायन में उल्टा हो जाता है, वहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऐसा होता है। किसमें? कार्ब एनायन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बादल कहीं बना लेना है ना, ऊपर ही बना लो बादल है तो।
ओके क्या नीचे लिखना, सिंस अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, since a 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, since a 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, since a 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, therefore 2 degree carbocation, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोलते हैं ना, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शरी. Therefore a 2 degree carbocation is predominantly formed, ब्रैकेट में मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये तो बात हुई किस किस चीज की, अगर आप डार्क में करा रहे हो वो भी पेरोक्साइड के एब्सेंस में, है ना. अगर सेम रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता तो नीचे लिखना एक लाइन, अगला पैराग्राफ बनाना, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, in presence of peroxides, such as benzoyl peroxide, नाम लिखना इसका, benzoyl peroxide, such as benzoyl peroxide, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लो, C6H5CO OO, फिर अगेन सेम रिपीट करेंगे पूरा, C6H5CO, ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड. जैसे अपना H2O2 होता है ना, वो भी पेरोक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वहां पे H भी 2 रहता है, ऑक्सीजन भी 2 रहता है, तो यहाँ पे बेंजोइल भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है. बेंजोइल ऐसे याद रख सकते हैं अपना, H2O2 बेंजोइल पेरोक्साइड. हाँ, तो in the presence of peroxide such as benzoyl peroxide, comma, the addition of HBr, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, but not of HCl or HI, bracket close, to unsymmetrical alkenes, take place contrary to Markovnikov rule. Contrary मतलब उसके ऑपोजिट, contrary to Markovnikov's rule, MARKOVNIKOV, Markovnikov's rule, यानी इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना. यानी अभी जो आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जा रहा था जहां पे हाइड्रोजन कम है, अब उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है. इसको बोलते हैं अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, कॉन्ट्ररी टू मार्कोनिकॉफ रूल, फुल स्टॉप. दिस इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, और एक और नाम है इसका खार्श इफेक्ट, KHARASTH, खार्श इफेक्ट, है ना. और ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है. इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड, वही प्रोपीन है, मैंने फिर से ले लिया प्रोपीन, और यहाँ पे HBr ही लेंगे ना, एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr का ही होगा, और वो पेरोक्साइड का नाम लिख देंगे ऊपर, C6H5COO का ट्वाइस लिख सकते हैं ऐसा, C6H5COO का ट्वाइस. ठीक है, और क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br, उल्टा. 2 ब्रोमोप्रोपेन था वहां पर, यहां पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा. ठीक है, तो आपको बस एक कंडीशन देखनी है कि पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ चलाना है, और पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ चलाना है. ठीक है,
कंक्लूजन पूरा यही है। तो मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन ये हमारा क्या हुआ, एडिशन ना पूरा। ठीक है, इसके अंदर पहले तीन चीजें लिखी ना, क्या क्या चीज ऐड करवाए, एक हाइड्रोजन, फिर हैलोजन, और हाँ हाइड्रोजन हाइलाइड HX। ठीक है, एक और लिखना इसमें D, एक और, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ब्रैकेट में इसका नाम लिखना एक और, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे डिहाइड्रेशन क्या था, वाटर का रिमूवल, तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, वाटर का एडिशन। तो एसिड में पानी तो होगा, तो अपन डायरेक्टली वाटर ना लेकर के एसिड ले रहे हैं। ठीक है, एसिड डाल के लिखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4 adds to alkene, concentrated H2SO4 adds to alkene to form alkyl hydrogen sulfate, to form alkyl hydrogen sulfate, which on further boiling with water, which on further boiling with water, which on further boiling with water undergo hydrolysis, undergo hydrolysis to produce alcohol, to produce alcohol, to produce alcohol। ठीक है, रिएक्शन लिखना है इसका। देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है, H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ अगर नहीं दिया है तो हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके नेगेटिव पार्ट कहां लगाएंगे, जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, रिएक्शन लिखना है इसका, वही इथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, तो क्या मिलेगा आपको, CH3CH2, और इसी कार्बन पे लग जाएगा। हालांकि यहाँ तो आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोनिकॉफ का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मार्कोनिकॉफ की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो। ये तो सिमेट्रिकल है ना, आप H यहाँ लगाओ, HSO4 यहाँ लगाओ, या HSO4 यहाँ लगाओ, H यहाँ लगाओ, एक ही मतलब है। ठीक है, तो एक में आपने हाइड्रोजन भेज दिया, दूसरे में लगा लीजिएगा यही HSO4 का नेगेटिव, उसको लगाते ऐसे है ना, OSO3H, OSO3 बॉन्डिंग O के साथ हो रही है, OSO3H। एक और रिएक्शन प्रोपीन के साथ करना है इसका, तब मार्कोनिकॉफ का यूज आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। लिख पाएंगे प्रोडक्ट, वही नेगेटिव पार्ट को कहां भेजोगे, उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, CH3, इसी में लगा दूं, OSO3H एंड CH3, यही बनेगा। अब इसी का वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, CH3CH OSO3H CH3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CHOH CH3, ये हो गया आपका अल्कोहल बन गया। लिखे ना अपन की ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। बचेगा क्या, यहाँ पे आपका OH लगा है ना, अभी भी यहाँ का H बचा है, और ये पूरा रिमूव हो जाएगा, तो ये वापस से H2SO4 बन जाएगा, तो प्लस H2SO4 भी लिख लेना बाई प्रोडक्ट।
या आप डायरेक्टली वाटर भी ऐड कर सकते थे ना। देखो वाटर में भी तो H प्लस और OH नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। जैसे आपने HCl ऐड करवाया, वैसे आप H2O भी ऐड करवा सकते थे, तो भी मार्कोनिकॉफ से OH कहां जाएगा, बीच में, और H कहां जाएगा, साइड में। इसको बोलेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन। यहां इनडायरेक्ट क्यों बोले, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन सल्फेट ऐड करवाया, यानी कि H2SO4 ऐड करवाया, और दूसरे स्टेप में पानी ऐड करवा रहे हैं। इसलिए इनडायरेक्ट हाइड्रेशन नाम दिया हमने। क्या नाम दिया, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, है ना। हम डायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर सकते थे, यानी कि डायरेक्टली पानी लेकर के ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखना, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैन ऑल्सो बी डन, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैन ऑल्सो बी डन, कैन ऑल्सो बी डन। हाँ, रिएक्शन लिखो, आप लोग लिखेगा रिएक्शन, ठीक है। मैं नाम बता रहा हूं किस एल्कीन में पानी ऐड करवाना है। देखो एल्कीन का नाम लिखवा रहा हूं, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइएगा और वाटर ऐड करवाना उसमें। 2 मिथिल प्रोपेन, प्रोपीन, 2 मिथिल प्रोपीन, एल्कीन का नाम है 2 मिथिल प्रोपीन, 2 मिथिल प्रोपीन। इसमें आपको वाटर ऐड करवाना है, 2 मिथिल प्रोपीन। पहले तो प्रोपीन बना लो और फिर सेकेंड नंबर पर मिथिल लगा दो, बन गया। कुछ ऐसा बन रहा है ना। बाकी हाइड्रोजन फिल कर देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, बीच वाले को जरूरत नहीं है, और यहाँ पर 2। H2O ले लेना, और देखो लिख भी ऐसे ही देना, आपको दिखेगा पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। ठीक है, हाँ। क्या होगा इसका प्रोडक्ट, IUPAC नेम बताइए प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का IUPAC नेम है। स्ट्रक्चर बन गया, क्या बनाए हो, CH3 C CH3, यहां पर OH, ये सिंगल बॉन्ड CH3, नाम क्या है इसका, सर नाम नहीं है इसका। कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हाइड्रोक्सी क्यों यूज करेंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसका सफिक्स होता है 2 methyl propanol 2 मिथिल प्रोपेनटोल। गुड, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे रूल रिवाइज कर लो, है ना। तो यहाँ पे एक ही तो है, प्रेफरेंस कहां से आएगा, 2 फंक्शनल ग्रुप होते तो अपन प्रेफरेंस बोलते ना, कि चलो यहाँ पर ये COOH है मान लो, तो आप बोलते कि हाँ 2 हाइड्रोक्सी हो जाता, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। एक ही है तो सफिक्स में जाएगा ना वो। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला रिएक्शन लिखना। ये हमारा पूरा एडिशन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी थी जिसके अंदर अपन ने 5 पढ़े हैं। कौन कौन सा, हाइड्रोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन, HX का एडिशन, उसमें भी 2 देखे, मार्क और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो उसके बाद H2SO4 का एडिशन, और अभी अपन देख लिए डायरेक्ट वाटर का एडिशन। ठीक है, दोनों में ही अल्कोहल बना है, ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस क्या बना है, अल्कोहल। ठीक है, चलिए ये पहला कैटेगरी रिएक्शन हुआ। सेकंड कैटेगरी लिखना, सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें भी कैटेगरी वाइज लिखते हैं। पहले फर्स्ट लिखना ए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जैसे हमने एल्केन में भी ऑक्सीडेशन 2-3 टाइप के करवाए थे, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंप्लीट में वही CO2 और H2O बनेगा, भरपूर एयर मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा का पूरा वाटर, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको बोलेंगे अपन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑल्सो नोन एज
कंबशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिख लो, एल्कीन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर, एल्कीन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन करा लो, इथीन का ही ले लो, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2, रिएक्शन कंप्लीट कर लो, CO2 और H2 बनेगा, बैलेंस भी कर लेना। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी लिखना, ऑक्सीडेशन विथ KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। लिख लेना रिएक्शन पूरा, CO2 और H2 कितना कितना बना है, दोनों दो दो बना है। ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। दो हमारे बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक तो KMNO4 और दूसरा K2Cr2O7, दोनों का नाम और फॉर्मूला याद रखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें हाइफन डाल के लिखो, एल्कीन्स आर readily oxidized by KMNO4, alkenes are readily oxidized by KMNO4 to give vicinal diols, vicinal diols। जैसे विसिनल डाई हालाइट था ना, तो वहां क्या था, आजू बाजू वाले में हैलोजन लग रहा था, तो यहां क्या हो जाएगा, आजू बाजू वाले कार्बन पर OH लग जाएगा। विसिनल अभी भी विसिनिटी है, नेबरिंग है, पर वो डाई हालाइट था, ये डाई ऑल है, तो OH ग्रुप यानी कि डाई ऑल, तो विसिनल डाई ऑल। ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसका, एक रिएक्शन लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 in the presence of KMNO4, है ना, और ये टेम्परेचर आप कोल्ड ले लेना, कोल्ड KMNO4, तो आपको मिलेगा CH2OH, CH2OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो कॉमन नेम हो गया, मैं IUPAC पूछ रहा हूं। हाँ, इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, कॉमनली नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल। एक और नाम लिखना है इसका, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डाइऑल, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, विथ हॉट KMNO4, with hot KMNO4, with hot KMNO4, it leads to carboxylic acid, it leads to carboxylic acid or ketone, carboxylic acid or ketone, depending upon the nature of alkene, depending upon the nature of alkene, depending upon the nature of alkene। नीचे में लिखो, with terminal alkenes, with terminal alkenes, with टर्मिनल एल्कीन्स। टर्मिनल एल्कीन का मतलब जहां पर डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर है, यानी कि जैसे ये, जहां भी डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल कार्बन पर लगा हुआ है। ठीक है, विथ टर्मिनल एल्कीन्स
one of the product is always with terminal alkenes. One of the product is always मिथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का एसिड, फॉर्मिक एसिड. कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड. With terminal alkenes, one of the product is always methanoic acid. With non-terminal alkenes, with non-terminal alkenes, with non-terminal alkenes, carboxylic acid or ketone, carboxylic acid or ketones are obtained depending on the nature of alkene. Depending on the nature of alkene. Depending on the nature of alkene. तो ये तीनों को देखना ना. तीनों में हमने रिएजेंट क्या लिया है? हॉट KMNO4. हॉट KMNO4 तीनों में है. पर ये कौन सा एग्जांपल है? टर्मिनल एल्कीन का, जहां पर डबल बॉन्ड आपके टर्मिनल कार्बन पर है. तो हर बार देखो यहां से बॉन्ड टूटेगी, यहां से बॉन्ड टूटेगी, और दोनों को आप ऑक्सीजन दे देना दोनों साइड पे. तो आप यहां पे लोगे तो जब भी, अभी हमें क्या लिखा कि जब भी टर्मिनल एल्कीन होगा तो एक प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड. तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड. इनफैक्ट यहां तो दोनों तरफ एक ही जैसी चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों क्या मिलने वाला है? फॉर्मिक एसिड. अब यहां क्या होगा देखना. यहां पर आपने देखा कि डबल बॉन्ड यहां से टूटी तो एक आपका टर्मिनल एल्कीन बना, तो ये आपको देगा फॉर्मिक एसिड. प्लस जो बच गया ना, ये बनाएगा आपका 2 कार्बन का एसिड. ठीक है. यहां पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुई है तो अगेन आपको इस वाले से मिलेगा फॉर्मिक एसिड. प्लस अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हुई है ना, उसके हिसाब से आपको देखो क्या मिलेगा. ये RCR है, इसका मतलब क्या होता है? कीटोन. कुछ ऐसा इसलिए लिखा है कि एसिड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन. अगर ब्रांच्ड एल्कीन होगा ना उस तरफ, तो आपको कीटोन मिलेगा. क्योंकि कीटोन की पहचान क्या होती है? कीटोन में जो C बॉन्ड O होता है उसमें दोनों तरफ कार्बन होते हैं. यहां पे दिख रहा है आपको दोनों तरफ कार्बन, एक कीटोन बना देगा. ठीक है. तो ये तीनों एग्जांपल हमारे टर्मिनल एल्कीन के हैं, जो कि रिएक्ट करने के बाद हॉट KMNO4 के साथ एसिड भी दे सकते हैं या कीटोन भी दे सकते हैं. पर अगर टर्मिनल एल्कीन है तो 100% ये तो आपको हर बार मिलेगा, फॉर्मिक एसिड. ठीक है. एक आध एग्जांपल नॉन टर्मिनल एल्कीन का लिखते हैं. ब्यूट-2-ईन, पेंट-2-ईन, ये सबके स्ट्रक्चर बनाइए. ब्यूट-2-ईन, पेंट-2-ईन, ऐसे जैसे लाइन से मैंने लिखे थे ना, तीनों को आप लिखो. मैं 3 नाम बोल रहा हूं आप लोग को. एक हो गया ब्यूट-2-ईन, एक पेंट-2-ईन, लिखे दोनों. एंड थर्ड एक और नाम. फिर तीनों का स्ट्रक्चर आप बनाना. 2,3-डाइमिथिल ब्यूट-2-ईन, 2,3-डाइमिथिल ब्यूट-2-ईन. हाँ चलिए तीनों बनाइए. तीनों ही आपके नॉन टर्मिनल एल्कीन्स है, कि एल्कीन में डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर नहीं है. ठीक है. तीनों का स्ट्रक्चर बनाइए. क्या क्या बोला मैंने? ब्यूट-2-ईन, पेंट-2-ईन, 2,3-डाइमिथिल ब्यूट-2-ईन. बनेगा. कोई और आया अभी? लावण्य नहीं है ना? आराध्य तो नहीं आएगी. देख, अगर लावण्य भी आएगी तो आप भी चले जाओगे. 5 मिनट देख लो पहले. ठीक. 2,3-डाइमिथिल ब्यूट-2-ईन. मैं तो नाम लिखा था क्या यहाँ पे? अच्छा मैं हटा दिया क्या फिर? तीनों बन गया स्ट्रक्चर. करवाएगा तीनों का ऑक्सीडेशन. एक हो गया ब्यूट
सॉरी हाँ, ब्यूट-2-ईन एक हो गया, पेंट-2-ईन और एक हो गया ब्यूट-2-ईन, बट उसमें 2 और 3 में एक एक मिथिल और है, देखा। अब तब में वही कराएंगे क्या, हॉट KMnO4। अब देखो क्या होने वाला है, फॉर्मिक एसिड तो एक बार भी नहीं बनेगा क्योंकि टर्मिनल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, ये टूटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों जगह स्ट्रेट चेन है, दोनों एसिड बनाएंगे, कितने कार्बन का एसिड, दो कार्बन का एसिड। तो यहां क्या बनेगा आपको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। यहां क्या बनेगा, एक 2 कार्बन का एसिड, एक 3 कार्बन का एसिड, यानी कि CH3COOH प्लस CH3CH2COOH, ठीक है। और जब यहां टूटेगा तो दोनों ब्रांच है, तो दोनों क्या बनाएंगे, एसीटोन, वही प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का कॉमन नेम एसीटोन, CH3COCH3 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, बना लो उसको। मतलब ऐसा तो भी तो ब्यूटेनॉन बनता। देखो जिस कार्बन को आप तोड़ रहे हो ना, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो, उसमें ब्रांचिंग अगर है तो वो कीटोन बनाएगा, स्टेट चेंज नहीं होना। जैसे ये स्टेट चेंज है ना, तो ये एसिड बना रहे हैं, ठीक है। डन। लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी तक का एल्कीन का। देखो इसी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी होगी, थर्ड कैटेगरी है ना। ऑक्सीडेशन के अंदर पहले कोल्ड KMnO4, हॉट KMnO4, सॉरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और ये वाला था आपका KMnO4 के साथ, जिसमें 2 हॉट एंड कोल्ड पढ़ लिए। लास्ट थर्ड लिखना, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन, ब्रैकेट में ओजोनोलिसिस, रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस, OZONOLYSIS, ओजोनोलिसिस। चलिए ठीक है। हाँ चलो, ओजोनोलिसिस एकदम बढ़िया प्रोसेस है, एकदम फेवरेट है मेरा भी, लिखना है इसमें। when ozone is passed through when ozone is passed through a solution of alkene, when ozone is passed through a solution of an alkene, in some inert solvent such as CH2Cl2, such as CH2Cl2 dichloromethane, or CHCl3 chloroform, or CCl4 tetrahydrogenase,
हालाइड है ना, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। एट अ लो टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर, comma, it oxidizes alkenes to, it oxidizes alkenes to, it oxidizes alkenes to ozonides, 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 which are highly unstable, which are highly unstable, so are readily reduced, so are readily reduced, so are readily reduced with zinc dust and water, readily reduced with zinc dust and water, zinc dust and water, to give aldehydes, to give aldehydes or ketones, to give aldehydes or ketones or mixture of both, mixture of both, depending upon the structure of the alkene, depending upon the structure of the alkene, depending upon the structure of alkene, ठीक है। चलिए देखना यहां पर पहला एक एग्जांपल, इथीन लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन, ठीक है। इसमें मैं ओजोन ऐड करवा रहा हूं, बट ओजोन के का एक्वा सॉल्यूशन ना बना करके हमने कोई इनर्ट सॉल्वेंट लिया है, इन तीनों में से कोई भी एक, है ना, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना फिलहाल इस रिएक्शन के लिए। तो पहले आपको क्या मिलता है, ओजोनाइड। ओजोनाइड कैसे बनता है समझना, ये तीनों ऑक्सीजन ना इसमें ऐड हो जाते हैं, किस फैशन में ध्यान देंगे, इनकी बॉन्ड, बीच की डबल बॉन्ड दोनों ही टूट जाएगी, इनके बीच की बॉन्ड रहेगी ही नहीं, और इनको जोड़ेगा कौन आपस में, ऑक्सीजन। कौन जोड़ेगा इन दोनों को, ऑक्सीजन। कुछ ऐसे, एक ये नीचे ऐसा और एक ऐसा, एक छोटा सा घर बना लेंगे, ठीक है। जब भी ऐड होंगे ऐसे ही ऐड होंगे, एक घर बना करके, इसी को अपन नाम क्या दे रहे हैं, ओजोनाइड। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, ओजोनाइड। अब ये आपका काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो इसको अपन जिंक डस्ट और वाटर की प्रेजेंस में रेड्यूस करवा देंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये ऐसे रेड्यूस होता है, घर तोड़ दिए, ठीक है। और क्या बनेगा, देखो अब जो बचा है वही, जो बना हुआ है ना उसको लिखना है कैसे, ध्यान देंगे, HCHO, HCHO, दोनों तरफ वही दिख रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेनल, इसका नाम क्या होगा, मीथेनल। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेनल, कॉमनली नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे फॉर्मिक एसिड था वैसी फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमनली नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। चलो सेम रिएक्शन प्रोपीन के साथ करवाते हैं, प्रोपीन, ZNO, जिंक है ना, जिंक देखो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो साथ में ZNO, वो एक बाई प्रोडक्ट है इसलिए मैंने नहीं लिखा, जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, प्रोपीन देखना ध्यान से, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा प्रोपीन। ओजोन सेम कंडीशन, ठीक है। पहले क्या बनेगा, ओजोनाइड, वही घर वाला, तो CH3, इसको कुछ मत करना ना, जो कॉर्नर वाला कार्बन है, जो भी करना डबल बॉन्ड वाले कार्बन में करेंगे। CH डबल बॉन्ड दोनों की टूट गई और बन गया एक घर, ऐसे ही जैसे यहां बना था, ठीक है। फिर घर को तोड़ेंगे इस फैशन में, किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, और जो दिख रहा है वही लिख देना है। क्या है देखो, CH3CHO, क्या है, CH3CHO, और ये क्या है, HCHO, इथेनल मीथेनल, कॉमनली नोन एज एसिटल्डिहाइड, कॉमनली नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड,
ठीक है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अब देखो कई बार आपको बुक में ऐसा दिखेगा कि दोनों स्टेप एक साथ लिख दिया है, तब अपन उसको इस फैशन में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करवाए, ओजोन ऐड करवाए CH2Cl2 के साथ। सेकेंड स्टेप में क्या करवाए, जिंक एंड वाटर के साथ। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना, ओजोनाइड बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो ज्यादा देर तक रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो सीधा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको क्या करना है। जहां पर डबल बॉन्ड है ना, वहां से तोड़ना है, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देना है। सुन रहे हैं क्या। तो इधर आप एक ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनेगा, HCHO, और यहां पे एक ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2CHO, यानी कि मिथेनल एंड प्रोपेनल। ये होगा इसका ट्रिक। कैसे अपन सॉल्व करेंगे, जहां पर एल्कीन की डबल बॉन्ड दिखेगी वहां से तोड़ देना और दो एल्डिहाइड बन जाएंगे, अगर दोनों स्ट्रेट चेन होंगे तो। सुन रहे हैं क्या। चलिए अगर ऐसा है तो इसका बताइए। बताओ जल्दी, बाद में लिखना। हाँ, दोनों इथेनल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल, समझे क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल। डन। एक और समझना। आप लिखे क्या, एक बार ऊपर देखो क्या लिखो, पैराग्राफ में लास्ट लाइन लिखो, पैराग्राफ की लास्ट लाइन क्या लिखी है। लास्ट लाइन पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। अरे लिखे ना कि एल्डिहाइड देंगे या कीटोन देंगे या दोनों का मिक्सचर देंगे। आगे आगे, एल्कीन कैसा है, तो जहां अभी तक सारे स्ट्रेट चेन एल्कीन थे तो आपको एल्डिहाइड्स ही मिल रहे थे। अब एक तरफ सिंगल कार्बन है और एक तरफ ब्रांच है, आप जब तोड़ोगे तो यहां से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और यहां से क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, एक और। दोनों कीटोन ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, यहां से मिलेगा आपको एसीटोन, IUPAC नेम इज प्रोपेनॉन, और यहां से मिलेगा आपको HCHO, और यहां पर भी सेम होगा वैसे ही, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें रिएक्शन उल्टा भी आता है। कैसे उल्टा आता है, आपको बोल देगा कि एक एल्कीन के ओजोनलिसिस से, एक एल्कीन के ओजोनलिसिस से ये एल्डिहाइड और ये कीटोन मिला, नाम दे देगा उसका, किसका किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। बताओ एल्कीन क्या था, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एल्कीन। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है उल्टा। तब क्या करना आपको, जहां से अभी तोड़े थे और एल्कीन एल्डिहाइड कीटोन बनाए ना, दोनों एल्डिहाइड कीटोन का पहले स्ट्रक्चर बनाना और उनके ऑक्सीजन की जगह से उनको जोड़ देना। अरे भी तोड़ के O लगाए थे ना, तो O निकाल के जोड़ देना। अरे उल्टा करोगे ना, पहले तोड़ के O लगाए थे तो एल्डिहाइड कीटोन बन गए थे, अब एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन पूछ रहा है तो आप पहले एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर बनाइएगा और जिन जगहों पर O लगा है O हटा के वहीं से जोड़ देना, तो एल्कीन बन जाएगा। उल्टा काम करिए जस्ट। ठीक है, तो ना आपके बुक में 3 क्वेश्चन है, उसको 3 क्वेश्चन को करते हैं फिर एंड करते हैं आज की क्लास अपन। बुक तो लाए नहीं होंगे एज यूजुअल, तो मैं आप लोग को क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर शायद 456 है कि 567 है, ऐसा कुछ है। हाँ 456, एक्चुअली 4567 चारों ओजोनलिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो एक, एन एल्कीन ए, एन एल्कीन ए, एन एल्कीन ए नाम दिया उसको कैपिटल ए, ऑन ओजोनलिसिस, ऑन ओजोनलिसिस gives a mixture of, gives a mixture of ethanol and
pentane 3-one, an alkene A on ozonolysis on ozonolysis gives a mixture of ethanol हो गया एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एंड पेंटेन 3-one 5 कार्बन का कीटोन, जिसमें कीटोनिक कार्बन कहां पर है? बीचों बीच में 3. राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एल्कीन. राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एल्कीन. तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आपको इथेनॉल और पेंटेन 3-one बनाना आना चाहिए. वही नहीं बना पाओगे तो कैसे एल्कीन प्रेडिक्ट कर पाएंगे? इथेनॉल क्या हो जाएगा? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करना. CH3CHO ऐसे लिखते हैं अपन इथेनॉल. बॉन्ड एक्सपैंड करके दिखा रहा हूं आपको मैं, वरना CHO भी लिख सकते हो. और क्या बोला? पेंटेन 3-one. तो पेंटेन 3-one को ना ऐसे कुछ बना करके दिखा रहा था ना, ताकि आप ना ये दोनों O को आमने सामने देख करके जोड़ सको. स्ट्रेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे क्या होगा ना, आपको फिर जोड़ने में दिक्कत ना हो. अब दिख जाएगा, ये दोनों O हटेगा और यहीं से जोड़ देना दोनों को, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन. अब बस बना दो CH3CH डबल बॉन्ड CCC और यहां पर 2C. ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन. नंबरिंग कहां से करूं? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? हाँ, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहा है. तो 1 2 3 4 5. नेम. एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, सारे इतने सारे रूल लिखाने का कोई मीनिंग नहीं दिया. अपन लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 क्लास अपन नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं, हर तरीके का नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं. एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, वन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन, साइक्लिक कंपाउंड्स. नाम 3-ethyl पेंटेन कहां से आ गया? पेंट 2-ene. 3-ethyl पेंट 2-ene इसका IUPAC नेम हो गया. समझ रहे हैं क्या? यही हमारा क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया था? ए. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो. An alkene A, an alkene A, an alkene A contains, an alkene A contains 3 T bond C, 3 उसके पास CC सिंगल बॉन्ड है, 8 C बॉन्ड H है, एंड 1 CC पाई बॉन्ड है. एक ऐसा एल्कीन है जिसके पास 3 CC सिंगल बॉन्ड है, 1 CC पाई बॉन्ड है और 8 CH वाली बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स. ये दोनों सिग्मा बॉन्ड होगी, ये पाई है. ठीक है, फुल स्टॉप. ए ऑन ओजोनलिसिस, इसको भी ए नाम दिए ना. ए ऑन ओजोनलिसिस, A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde. A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44. मतलब एल्डिहाइड का भी नाम डायरेक्टली नहीं दिया है, ये बोल दिया कि एल्डिहाइड है, दोनों एक ही जैसे एल्डिहाइड है जिनका मोलर मास क्या है? 44 AMU. 44 AMU. Write the IUPAC name of A. Write the IUPAC name of A. Write the IUPAC name of A. देखो ये सब लिखा है, जो ये सिर्फ भुलकाने के लिए लिखा है आप लोग को ना. सीधा आप एल्डिहाइड पे फोकस करो कि कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है. 44 AMU वाला कौन सा एल्डिहाइड होता है? एटलीस्ट पहला तो निकालो, तो दूसरा आपको समझ में आएगा क्या होना चाहिए. ये पहला क्या होता है? एल्डिहाइड HCHO होता है. अरे पहला एल्डिहाइड यही होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल. इसका मोलर मास कितना है? बाकी लोग जल्दी दिखा दो क्या है. 30 है, 2 इसका, 12 इसका, 14, 14 और 16
30, तो अगला वाले का 44 होगा, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच का मोलर मास का डिफरेंस 14 होता है, क्योंकि उनके फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 12 2 14, तो इथेनल होगा हमारा, क्या है ये, इथेनल, जिसका मोलर मास 44 होता है। दोनों ही इथेनल बन रहे हैं। अब तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले जैसा हो गया कि दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के हैं, CH3 CHO CH3 CHO, यस और नो? ओ हटाएंगे, जोड़ देंगे, क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या इसका नाम, ब्यूटेन भी है और इन भी है, ब्यूट टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन, ठीक है। सॉरी सर से क्या होगा, कहां से ब्यूटेनॉल, कहां ऑल आ गया यहाँ पर, ब्यूट टू इन, ठीक है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे, है ना, वो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे, और